रामपुर गांव में दीनू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था और बेटे का नाम सोनू था। दीनू जो भी कमाता उसी में खुश रहता। अरे गीता, खाना कब तक बनेगा? रोज इतनी देर क्यों होती है? बाकी सब तो खेत में पहुंच भी जाते हैं, मैं ही सबसे पीछे रह जाता हूँ। सूरज सिर पर चढ़ने को आता है तब तक मैं घर में ही फंसा रहता हूँ। तो आप ही आकर बना लो। मैं यहाँ चूल्हे के धुएं में आंखें जला रही हूँ। सुबह से लगी हूँ। पहले आंगन बुहारा, फिर गाय को चारा डाला, फिर पानी भरा। घर का सारा काम अकेले मैं करती हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। खाना होने में 10 मिनट और लगेंगे, बस रोटी उतार रही हूँ। बस यही रोना रोज का है तुम्हारा, हर दिन वही बात सुननी पड़ती है। अच्छा चलो गुस्सा मत करो, मैं तब तक बैलों को खोलकर तैयार कर देता हूँ, तुम आराम से खाना बांध देना। हाँ हाँ, मैं भी कौन बैठी हूँ आराम से। अभी रोटियाँ सेक कर साग भी डिब्बे में रख देती हूँ। खेत में भूख लगे तो पेट भर कर खा लेना। ठीक है, जल्दी कर देना, आज खेत में बहुत काम है, पानी भी लगाना है और मेड़ भी ठीक करनी है। दीनू बैलों को तैयार करने चला गया जब तक गीता ने खाना तैयार कर लिया। खाना समय पर खा लेना, काम में लग जाती हो तो सब भूल जाते हो। आज भूलना मत, दोपहर में धूप बहुत तेज रहती है, खाली पेट रहोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ, जाते वक्त कितने प्यार से बात करती हो, पर कभी कभी बिना कारण गुस्सा करती हो। आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया मैं। अरे गुस्सा भी तो अपने ही पर आता है, परवाह ना करूँ तो क्या यूं ही बार बार खाने की याद दिलाऊंगी? बस तुम ठीक से खाना खा लिया करो। अच्छा बाबा, मान लिया, आज तेरी बात नहीं टालूंगा, समय पर बैठकर खाना खा लूंगा। अब खुश? हाँ, अब जाओ, भगवान करे आज खेत का काम भी अच्छे से निपट जाए। ठीक है, चलता हूँ, शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। दीनू बैल लेकर अपने खेत की तरफ निकल गया। कुछ देर काम करने के बाद उसका बूढ़ा बैल थक कर बैठ गया। अरे मोती, फिर थक गए? सच में तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। गलती मेरी है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। आज थोड़ा और करेंगे फिर घर चलेंगे, कल 2 नए बैल ले आऊंगा। शाम होने पर दोनों घर लौट आए। दीनू ने बैल को बांधा और घर में आया। गीता, मोती को चारा पानी दे दो और मेरे लिए खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज खेत में बहुत काम था, थकान से बदन टूट रहा है। दिन भर काम करके मैं भी थकी हूँ। सुबह से घर के काम में लगी हूँ, पानी भरना, चूल्हा जलाना, बर्तन मांजना, थोड़ा खुद भी कर लिया करो। बैल को भी तुम ही चारा डाल दो। अरे ठीक है, इतना नाराज क्यों होती हो? पहले तुम खाना लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बाकी काम मैं कर लूंगा। अच्छा बैठो आंगन में, अभी रोटी गर्म करके देती हूँ, लेकिन खाना खाकर मोती को चारा तुम ही डाल देना। हाँ हाँ, डाल दूंगा, तुम बस जल्दी से खाना दे दो, फिर मैं सब काम देख लूंगा। दीनू ने खाना खाया, मोती को चारा पानी दिया। फिर रात को दोनों बातें करने लगे। कल मुझे पड़ोसी गांव जाना है, 2 नए बैल खरीदने। कई दिनों से सोच रहा हूँ, खेत का काम बढ़ गया है, पता नहीं कितना खर्च होगा, पर अच्छे बैल मिल जाएं तो मेहनत भी जल्दी पूरी हो जाएगी। पहले से एक बैल है तो नए की क्या जरूरत है? पैसे यूं ही बर्बाद मत करो। सोनू भी अब बड़ा हो रहा है, उसे शहर पढ़ने भेजना है, उसके लिए पैसे जोड़ना ज्यादा जरूरी है। मोतिया बूढ़ा हो गया है, उससे पहले जैसा काम नहीं हो पाता। अगर नए बैल ले आऊं तो खेती भी अच्छी होगी और फसल ज्यादा होगी, फिर सोनू की पढ़ाई के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। अगर खेती के काम का नहीं रहा तो उसे खिलाने में पैसे क्यों बर्बाद करें? घर में वैसे ही खर्चे कम नहीं है। मेरा तो कहना है किसी को बेच दो उसे, थोड़ा पैसा भी आ जाएगा। गीता, इतने सालों से मोती ने हमारे लिए काम किया है, खेत जोते, फसल शहर तक पहुंचाई, हर मुश्किल में साथ दिया, और तुम इतनी आसानी से कह देती हो बेच दो? जरा भी दया नहीं आती तुम्हें? मैं तो बस घर के खर्च की सोच रही हूँ, कभी कभी मजबूरी में कठोर फैसला लेना पड़ता है। खैर, आप जो ठीक समझो वही करो। मोती मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा, उसने हमारी सेवा की है, अब उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी निकलना है। अगले दिन सुबह दीनू पड़ोसी गांव पहुंचा। अरे दीनू भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद तुम्हें हमारे गांव की तरफ देखा है। सब कुशल मंगल तो है ना?
हाँ भाई, सब ठीक है। दरअसल मुझे 2 जवान बैल चाहिए थे। सुना था तुम्हारे पास अच्छे बैल मिल जाते हैं, इसीलिए सोचा खुद आकर देख लूं। हाँ हाँ बिल्कुल हैं। बड़े तगड़े और मेहनती बैल हैं। पिछले महीने एक किसान बेच गया था, बेचारे को पैसों की जरूरत थी। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा पहले दिखाओ तो सही। बैल तंदुरुस्त और खेत के काम के होने चाहिए, तभी सौदा पक्का करूंगा। व्यापारी दीनू को बैलों के पास ले गया। वाह, दोनों बैल बड़े मजबूत और जवान लग रहे हैं। देखने से ही पता चलता है कि अच्छे काम के हैं। लेकिन इनकी कीमत क्या है? अगर दाम ठीक हुआ तो आज ही सौदा कर लूंगा। दोनों के 10,000 लगेंगे। मैं इन्हें 8,000 में लाया था और 15 दिन से अच्छे से खिला पिला रहा हूँ। चारा, पानी और देखभाल में भी खर्चा हुआ है, इसीलिए यही सही दाम है। 10,000 तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। मैं 9,000 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा देना मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अभी पैसे दे देता हूँ। ठीक है दीनू, तुम पुराने ग्राहक हो इसीलिए 9,000 में दे देता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, इस साल बारिश का भरोसा नहीं है, ऐसे में इतने पैसे खर्च करना सही रहेगा क्या? उसकी चिंता मत करो, मेरे खेत के पास जमींदार रामलाल की नहर है, उन्हें थोड़ा पैसा देकर पानी ले लूंगा, इसीलिए खेती की चिंता नहीं है। दीनू नए बैल लेकर घर लौट आया। वाह, ये तो सच में बड़े ताकतवर बैल हैं। देखने से ही लग रहा है कि खेत में खूब काम करेंगे। लेकिन बताओ, इन्हें कितने में लेकर आए हो? इन्हें लेने में तो मेरी सारी जमा पूंजी लग गई। दाम थोड़ा ज्यादा था लेकिन बैल मजबूत है। मुझे भरोसा है कि ये लंबे समय तक काम आएंगे और खेती भी पहले से अच्छी होगी। अरे, तुमने तो सारे पैसे ही खत्म कर दिए। अब बीज कहाँ से आएंगे? और अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो इतनी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो, गांव के सेठ जगदीश से थोड़ा उधार ले लूंगा। बीज भी आ जाएंगे और खेती भी किसी तरह चल जाएगी, बस मेहनत करनी होगी। अगले दिन दीनू सेठ जगदीश के पास गया। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। बीज खरीदने हैं और नहर का पानी भी लेना है। फसल आने पर सबसे पहले आपका पैसा लौटा दूंगा, बस अभी थोड़ी मदद कर दीजिए। दीनू, उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारे दोनों नए बैल मेरे पास गिरवी रखने होंगे, तभी मैं इतने पैसे दे पाऊंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। कम से कम बीज डालने तक तो बैल मेरे पास रहने दीजिए। उनके बिना मैं खेत कैसे जोतूंगा और बीज कैसे बो पाऊंगा? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। पहले खेत में बीज डाल लो, लेकिन याद रखना, शाम होने से पहले दोनों बैल मेरे आंगन में पहुँच जाने चाहिए। दीनू के पास कोई चारा नहीं था। उसने पैसे लिए, बीज डाले और शाम को बैल सेठ के पास छोड़ आया। जाओ रे, नए मालिक के पास जाना पड़ेगा कुछ दिन, पर मैं जल्दी आऊंगा। जैसे ही फसल कटेगी सेठ के पैसे चुका दूंगा और तुम्हें वापस ले आऊंगा। कुछ ही महीनों में दीनू की मेहनत रंग लाई। फसल लहलहाने लगी। गीता, कल फसल काटकर मंडी में बेचूंगा, सेठ के पैसे चुकाऊंगा और अपने बैल वापस लाऊंगा। ये बात सेठ जगदीश के आदमी ने उसे बता दी। सेठ जी, अभी खबर मिली है कि दीनू कल अपनी फसल काटने वाला है। अगर फसल बिक गई तो उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो आपका सारा उधार चुकाकर अपने बैल वापस ले जाएगा। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। इतने आसानी से बैल भी चले जाएं और जमीन भी उसके पास रहे, ये ठीक नहीं। कोई ऐसा उपाय करना होगा कि दीनू पैसे ही ना चुका पाए। सेठ जी, अगर आप कहें तो एक काम किया जा सकता है। आज रात चुपचाप दीनू के खेत में आग लगा देते हैं। जब फसल ही नहीं बचेगी तो वो कल क्या काटेगा? हाँ, यही ठीक रहेगा। जब फसल जल जाएगी तो वो कर्ज कैसे चुकाएगा? तब बैल भी मेरे रहेंगे और धीरे धीरे उसकी जमीन भी मेरे हाथ आ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आज रात ही काम हो जाएगा, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। उसी रात सेठ और उसके आदमी ने दीनू के खेत में आग लगा दी और भाग गए। अगली सुबह जब दीनू खेत पहुंचा तो सब राख हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी फसल जलकर राख हो गई। कितनी मेहनत से इसे उगाया था, दिन रात खेत में पसीना बहाया था। अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा?
क्या हुआ दीनू, ये आग कैसे लग गई तुम्हारी फसल में? अभी तो फसल अच्छी खड़ी थी, अचानक ऐसा कैसे हो गया? सेठ जी, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरी सारी उम्मीद इसी फसल पर टिकी थी। इसी से आपका कर्ज चुकाना था, बैल भी छुड़वाने थे और सोनू की पढ़ाई भी करानी थी। मुझे ये सब दुख भरी बातें मत सुनाओ दीनू। मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दे सकते तो दोनों बैल को भूल जाओ। सेठ वहां से चला गया। उसने दीनू की जमीन पर भी नजर डाल ली। सेठ जी, बैल तो अब हमारे हाथ आ ही गए। दीनू बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया। अब बताइए उसकी जमीन का क्या करना है? अगर जमीन भी मिल जाए तो हमारा फायदा और बढ़ जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दीनू अब पूरी तरह कमजोर हो चुका है। उसके पास ना पैसा है ना सहारा। अगर उसकी जमीन भी हमारे हाथ लग जाए तो वो बिल्कुल बेबस हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, वो अपनी जमीन आसानी से तो नहीं देगा। वो गरीब है पर मेहनती भी है। अगर उसे मौका मिला तो फिर से खड़ा हो सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, उसे कोई मौका ही मत दो। आज रात उसके घर में भी आग लगवा दो ताकि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। समझ गया सेठ जी, आज रात ही ऐसा काम होगा कि दीनू के पास ना घर बचेगा ना उम्मीद। तब उसकी जमीन लेना बहुत आसान हो जाएगा। उसी रात जब दीनू का परिवार सो रहा था, सेठ के आदमी ने घर में आग लगा दी। पूरे गांव में शोर मच गया। सब लोग खड़े देखते रहे। तभी सोनू की चीख सुनाई दी। भीड़ में खड़ा मनोज हिम्मत करके अंदर दौड़ा। दीनू और गीता आग में जल गए थे, पर सोनू अभी जिंदा था। मनोज सोनू को उठाकर बाहर ले आया। अगले दिन मनोज ने दीनू और गीता का अंतिम संस्कार किया। सेठ जगदीश ने जली हुई जमीन पर भी कब्जा जमा लिया। मनोज सोनू को लेकर शहर चला गया। चाचा, मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। माँ बाप भी चले गए, घर भी जल गया। अब मैं क्या करूं चाचा? मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। सोनू बेटा, खुद को संभालो। अगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाता तो सेठ जगदीश तुझे भी नहीं छोड़ता। वो बहुत निर्दयी आदमी है। चाचा, क्या सच में सेठ जगदीश ने ही ये सब कराया है? क्या उसी की वजह से मेरे माँ बाप की जान गई? हाँ बेटा, ये सब उसी की चाल थी। सेठ जगदीश और उसके आदमियों ने मिलकर पूरे गांव के गरीबों की जमीन हड़प ली है और तेरे माँ बाप भी उसी अन्याय का शिकार बने हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सोनू, अपने दिल में इंसाफ की आग कभी मत बुझने देना। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाऊंगा कि तू एक दिन पुलिस वाला बनकर इन सब को सजा दिलाएगा। मनोज की बात सुनकर सोनू रो पड़ा, लेकिन उसी दिन से उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ सालों बाद पढ़ लिख कर सोनू एक सब इंस्पेक्टर बन गया। अब वो 28 साल का जवान अफसर था। चाचा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था तब आपने ही मुझे सहारा दिया। आपने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं सिर उठाकर खड़ा हो सकूं। आज वो दिन आ गया है चाचा, जब मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। इतने सालों से जो दर्द और अन्याय मेरे दिल में है, उसका हिसाब अब सेठ जगदीश को देना पड़ेगा। मेरे माँ बाप की मौत, हमारे घर को जलाना और गांव के गरीबों की जमीन हड़पना, इन सब पापों की सजा अब उसे जरूर मिलेगी। मैं वादा करता हूँ चाचा, इस बार इंसाफ जरूर होगा। बेटा सोनू, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल गर्व से भर गया है। मैंने हमेशा यही चाहा था कि तुम मजबूत बनो और सच के रास्ते पर चलो। आज तुम सच में बहुत बड़े और समझदार बन गए हो। लेकिन बेटा याद रखना, गुस्से में नहीं बल्कि कानून और इंसाफ के रास्ते पर चलना, तभी तुम्हारे माँ बाप की आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। जाओ बेटा सोनू, अब सच में इंसाफ का वक्त आ गया है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें हिम्मत दे और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। सोनू सीधे अपने गांव पहुंचा। उसने सेठ जगदीश और उसके आदमी दोनों को गिरफ्तार किया और थाने ले आया। लाठी के डर से दोनों ने सारे जुल्म कबूल कर लिए।
अगले ही दिन सोनू ने गांव वालों की सारी जमीन वापस दिलवाई और दोनों अपराधियों को जेल भिजवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कोई भी गरीब और कमजोर के साथ बुरा करके कभी सुखी नहीं रह सकता। इंसाफ देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे भाई, वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। टून दुनिया के नए वीडियो रोज मिलते रहेंगे, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगले मस्ती भरे एपिसोड में।